आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संघटन। भूगोल चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनसंख्या संघटन, मतलब जनसंख्या के तत्व। तो जनसंख्या संघटन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे बार बार 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में मतलब फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग परिचर्चा करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, जनसंख्या संघटन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न पूछेगा, जनसंख्या संघटन से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या संगठन क्या है? आपका उत्तर होगा, जनसंख्या संगठन से हमारा तात्पर्य, जनसंख्या संगठन से हमारा तात्पर्य जनसंख्या के उन विशेषताओं से है। जनसंख्या संगठन से हमारा तात्पर्य जनसंख्या के उन सभी विशेषताओं से है जिसके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक मतलब अलग किया जा सकता है। जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय मतलब कारोबार, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। तो मतलब ये है जनसंख्या के तत्व। अगला प्रश्न है, लिंग संघटन क्या है? इसी को हम लोग लिंगानुपात भी कहते हैं। लिंग संघटन क्या है, या लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं के कुल संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में निकालने का तरीका अलग अलग है। ये मैं विश्व के अधिकांश देशों का यही फॉर्मूला है कि प्रति 1000 पुरुष की संख्या पर महिलाओं के कुल संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। और आपको बता दें कि विश्व का औसत लिंग अनुपात 9 से 90 है, मतलब 1000 पुरुष पर 9 से 90 महिला है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में महिलाओं की संख्या के अधिक होने के क्या कारण हैं? किसी क्षेत्र या प्रदेश में महिलाओं के संख्या अधिक होने के क्या कारण हैं? जैसे विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां महिला ज़्यादा है, पुरुष कम हैं। भारत में भी केरल, नागालैंड, बिहार के भी 2 जिला हैं, गोपालगंज और सिवान, यहाँ पुरुष के तुलना में महिला ज़्यादा है। तो प्रश्न ये कहता है, किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में पुरुष के तुलना में महिला ज़्यादा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण है कि किसी प्रदेश या क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक होने का पहला कारण है महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊंचा होना। मतलब जिस समाज में महिलाओं का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। दूसरा, पुरुष का रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्र पर चला जाना, या ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र के जितने पुरुष थे वह रोजगार के लिए, किसी काम के लिए किसी अन्य क्षेत्र में चले गए हैं। जनगणना होगी तो पुरुष कम लगेगा और महिला ज़्यादा होगा, तो पुरुष का दूसरे क्षेत्र में चला जाना भी कारण है। फिर अगला प्रश्न बनता है, या आपसे कोई प्रश्न कर सकता है, किसी क्षेत्र में महिला की संख्या कम है, किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में महिला की संख्या कम होने के या और पुरुष की संख्या अधिक होने के क्या कारण है? मतलब प्रश्न ये कहना चाहता है, किसी प्रदेश में या किसी क्षेत्र में महिला कम है और पुरुष क्या है, ज़्यादा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो आपका उत्तर होगा, किसी क्षेत्र या प्रदेश में पुरुष की संख्या अधिक होने के और महिला की संख्या कम होने के कई कारण हैं। इसमें पहला कारण है महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर नीचा होना, महिला भ्रूण हत्या, महिला शिशु हत्या,
और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और उत्पीड़न, इन कारणों से महिला की संख्या कम होती है और पुरुष की संख्या ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? लिंग अनुपात को मतलब पुरुष ज़्यादा है तो महिला कम है, या महिला ज़्यादा है तो पुरुष कम है, बराबर क्यों नहीं है? 1000 पुरुष पर 1000 महिला क्यों नहीं है? मतलब प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, जिसके बारे में हम 2 चैप्टर में भी चर्चा किया है। इसका परिभाषा वहां बताया है आपको, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगला प्रश्न, आयु संरचना क्या है? आयु संरचना, आयु मतलब उम्र भी होता है, आयु संरचना क्या है, या आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में, किसी क्षेत्र के या किसी प्रदेश के या किसी देश के किसी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के संख्या के अनुपात को आयु संरचना कहते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के संख्या के अनुपात को आयु संरचना कहते हैं। और आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, बाल वर्ग आयु या बाल आयु वर्ग, बाल बने बच्चा, बाल आयु वर्ग को आश्रित जनसंख्या कहते हैं, और 0 से 14 वर्ष का जो उम्र है उसे बाल वर्ग कहते हैं। दूसरा है वयस्क या प्रौढ़, वयस्क या प्रौढ़ जिसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, और इसका उम्र है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष। मतलब कार्यशील जनसंख्या की उम्र है 15 वर्ष से 59 वर्ष। और वृद्ध आयु वर्ग में को आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे पर निर्भर है, और इनका उम्र क्या है तो 60 वर्ष से ऊपर है। अगला प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, जनसंख्या की आयु वर्ग संरचना, जनसंख्या की आयु वर्ग संरचना को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड के नाम से जानते हैं। आयु लिंग पिरामिड की आकृति ज्यामिति की तरह होती है। आयु लिंग पिरामिड की आकृति ज्यामिति के समान होता है, मतलब त्रिभुज, लगभग त्रिभुज के समान होता है। कोई समबाहु, कोई विषमबाहु, कोई बहुभुज जैसा, मतलब त्रिभुज के समान होता है। इसमें 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती है क्षैतिज, मतलब सीधा रेखा, एक ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज रेखा समतल, एक ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर रेखाएं होती है। क्षैतिज रेखा पर जो ऐसी रेखा क्षैतिज होती है, इसकी एक तरफ महिला, मतलब एक क्षैतिज रेखा, इसकी एक तरफ महिला, मतलब दाएं में महिला तो बाएं में पुरुष, और इसके आधार जो रेखा है, मतलब नीचे वाला रेखा, त्रिभुज का जो नीचे वाला रेखा होता है वह जनसंख्या के प्रतिशत को दिखाता है। और पहले बोलते बाईं ओर महिला और दाहिनी ओर पुरुष को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, तो जनसंख्या पिरामिड के कितने प्रकार हैं? पिरामिड त्रिभुज के समान एक आकृति होती है, और विश्व के 7 अजूबा में एक पिरामिड का भी नाम आता है। तो प्रश्न है, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, या जनसंख्या पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। विस्तारित होती मतलब बढ़ रहा पिरामिड। कुछ ऐसे देश जिसका जनसंख्या बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है, तो विस्तारित होता जनसंख्या पिरामिड। इस पिरामिड में जन्म दर ऊंचा होता है। इस कारण नीचे वाला जो भाग होता है, त्रिभुज अगर देखे तो ऊपर वाला भाग पतला होगा, जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं। इसका नीचे वाला भाग बहुत चौड़ा है और ऊपर वाला भाग बहुत पतला है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि हाँ, जन्म दर बहुत ज़्यादा है, और इसकी आकृति देखने में त्रिभुज के समान है।
दूसरा है स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड। स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड उन देशों को के जनसंख्या को प्रदर्शित करती है जहां जन्म दर भी ऊंचा है और मृत्यु दर भी ऊंचा है। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड उन देशों को प्रदर्शित करता है, उन देशों के जनसंख्या को दिखाने वाला पिरामिड है जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है। इस तरह इसका जो आकृति होगा, आप देख पा रहे हैं चित्र को, घंटी के समान है। नीचे वाला भाग भी थोड़ा सा घंटी में जो लटका होता है बजाने वाला हल्का पतला होगा, ऊपर वाला भाग भी पतला होता है, बीच में चौड़ा होता है। नीचे भी पतला माने जन्म दर भी कम है, ऊपर ही पतला मतलब मृत्यु दर भी कम है, लेकिन मतलब बच्चा भी कम है और बूढ़ा भी कम है, और बीच वाला मतलब कार्यशील जो जनसंख्या वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए बीच वाला भाग चौड़ा है। इसलिए इसका आकार कैसा होता है, घंटी के समान होता है। और तीसरा है हरा समान जनसंख्या का पिरामिड। हरा समान मतलब घटती हुई। विश्व के कुछ ऐसे देश है जहां जनसंख्या घट रहा है, कई देशों का नाम आता है, इसमें अमेरिका भी स्थान नाम है, जर्मनी का भी नाम आता है, जापान का भी नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी नाम आता है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन वहाँ की घटती जा रही है। भारत के भी एक दो राज्य जहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा, वहाँ जनसंख्या नकारात्मक होती जा रही है। तो हरा समान जनसंख्या का जो पिरामिड है, यह पिरामिड विकसित देशों में देखने को मिलती है, जहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। लोगों का मानना है पहला बच्चा भी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं। बड़ी देर से लोग विवाह करते हैं। कई लोग तो ऐसे जिनको संतान ही नहीं हो पाता है, 40 वर्ष 42 वर्ष में लोग विवाह किया करते हैं। पहले जीवन की सारी सुविधा अर्जित कर लेते हैं, फिर विवाह के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ती है। तो विकसित देशों की जो जनसंख्या पिरामिड होती है वह हरा समान वाला होता है, क्योंकि यहाँ जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी क्या है, कम है, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है। इसका आधार भी संकीर्ण होगा। इसका जो आधार नीचे वाला भाग एकदम पतला होगा और ऊपर वाला भाग जो होगा शुंडाकार होगा, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं। अगला है ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के संघटक से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के संघटक से आप क्या समझते हैं, तो आपका उत्तर होगा जनसंख्या का वह हिस्सा, जनसंख्या का वह भाग जो गांव में निवास करता है। जनसंख्या का वह भाग जो गांव में निवास करता है ग्रामीण जनसंख्या संघटक कहलाता है, और जनसंख्या का जो भाग शहर में निवास करता है उसे नगरीय जनसंख्या संघटक कहते हैं। विश्व के लगभग एवरेज बात मैं कर रहा हूं, अलग अलग देश का अलग अलग है, एवरेज की बात कर लिया जाए तो विश्व के 55% लोग, विश्व के 55% लोग नगर में रहते हैं और 45% लोग गांव में रहते हैं। भारत तो एकदम उल्टा है। भारत में तो मात्र लगभग 31% लोग ही नगर में रहते हैं और 69% लोग तो गांव में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है साक्षरता क्या है। सॉरी, एक प्रश्न और होगा, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, तो आपका उत्तर होगा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में निम्नलिखित अंतर है। जैसे ग्रामीण जनसंख्या मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, खेतीबाड़ी पशुपालन करते हैं, और नगरीय जनसंख्या के लोग अपने आजीविका के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में रहते हैं, मतलब नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट करते हैं या किसी प्रकार के कारोबार को करते हैं। फिर अगला प्रश्न, साक्षरता क्या है और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। साक्षरता क्या है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। आपका उत्तर होगा कुल जनसंख्या का जो भाग, कुल जनसंख्या का जो भाग किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानता हो, कुल जनसंख्या का जो भाग किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना जानता हो, साक्षरता कहलाता है। कुल जनसंख्या का जो भाग किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना जानता है, साक्षरता कहलाता है। और साक्षरता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पहला अर्थव्यवस्था के प्रकार, दूसरा नगरीकरण, तीसरा लोगों का जीवन स्तर, चौथा प्राविधिक विकास, पांचवा जातीय संरचना, छठा समाज में स्त्रियों की स्थिति, यातायात व संचार के साधन और सरकार की नीति।
और अंतिम प्रश्न है, व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या के व्यवसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, और यह कितने प्रकार के होते हैं, आपका उत्तर होगा किसी देश की जनसंख्या को उसके आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर, किसी देश की जनसंख्या को उसके आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर किया गया वर्गीकरण व्यवसायिक संरचना कहलाता है। और व्यवसायिक संरचना को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन को रखा गया है। दूसरा है द्वितीय क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत निर्माण और उद्योग को रखा गया है। 3 में है तृतीय क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत परिवहन, संचार और अन्य सभी प्रकार की सेवा मतलब नौकरी को रखा गया है। और चौथा है चतुर्थ क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत अनुसंधान तथा वैचारिक विकास से संबंधित कार्य को रखा गया है। तो ये रहा भूगोल चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और इस विषम आपदा की विषम स्थिति में आप सबके लिए निश्चित तौर पे यदि आप मन से पढ़ रहे होंगे तो उपयोगी साबित हो रहा होगा। हमारी कामना है, हमारी इच्छा है कि हमसे जहाँ तक संभव हो सके आप सबके शैक्षणिक विकास में अपना कुछ योगदान दे सकूं। तो आप लोग ही मन लगा कर पढ़ें। धन्यवाद।